जो एक्टर है और या जिसके मन में ये है कि मुझे एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो उनको भी मौका दे रहे हैं, और जिनको है पैसा कमाना है उनको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, और जिनको साथ काम करना है उनको दोनों हाथों से स्वागत कह रहे हैं। आप जानी मनी मेथड से जुड़िए, आप जानी फायरफॉक्स से जुड़िए, आप जानी मेडिसिटी से जुड़िए, आप हमारे कारोबार से जुड़िए। तो मैं देखा कि जावेद के साथ में कोई सीमा है, किसी अशफाक के साथ में कोई ज्योति है, किसी कुरैशी के साथ में कोई त्रिपाठी है, किसी अंसारी के साथ में कोई यादव है लड़की। तो मैंने कहा तो मतलब उसका हिस्सा मैं नहीं खा सकता हूँ। वो जो लव जिहाद चल रहा है देश में, और जो होटल्स जो ऑक्यूपाइड रहते हैं, मोस्टली कपल्स से ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। जितने भी होटल हैं पूरे देश के अंदर, मोस्टली उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है कपल से ही होता है। तो मैंने जब उसकी लिस्ट देखी तो मुझे लगा नहीं यार, ये मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और ये जो कर रहे हैं लोग करें, लेकिन कम से कम इसका पैसा मेरे पास ना आए। दूसरा हमारा मनी मेथड है, इसमें डीएसए हैं हज़ारों पूरे देश के अंदर, वो भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। और जो मैंने आपको भी बताया फायरफॉक्स वाला, जानी फायर फिल्म वाला, इसमें भी 1000 लोगों को जोड़ा है। हाँ, होटल का काम मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल 2-3 साल होने के बाद उन्होंने क्लोज। फाइनेंस का मेरा मनी मेथड के नाम से है, मनी मेथड लिमिटेड, तो वो चल रहा है, उसमें भी हज़ारों लोग जुड़े हैं। ठीक इसी तरह हमने पिछले दिनों भी जो हमारे साथ डीएसए हैं पूरे देश में काम करने वाले, उनको लाखों रुपए इंसेंटिव बांटा है। और अभी फिर 5 साल बेमिसाल हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में हमने शुरू किया था, और हज़ारों रिवार्ड्स अवार्ड्स हमें देने हैं और गिफ्ट देने हैं, सैकड़ों तो हमें गाड़ियाँ बांटनी हैं, नवंबर में होने जा रहा है। तो सर जैसे अगर मुझे स्क्रीन चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आप आइए ऑफिस पे, हमारी टीम है, आपको प्रोसेस समझा देगी। एक कप चाय पीजिए, और एक थिएटर में अगर 400 चले तो 1,60,000 की जो कमाई है एक दिन की, और 10 दिन की कितनी, 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए हमने उसको दे दिया जिसको हमने स्कीम अलॉट की है। अरे वो भी तो खड़ा होकर कहे मैं अमित जानी के साथ जुड़ा था, जानी फायरफॉक्स के साथ जुड़ा था, तो मुझे 16 लाख रुपए मिले। 15 करोड़ की फिल्म को हमने 40 करोड़ ओवरसीज राइट्स से हमने बेच दिए। लेकिन अब चूंकि बात आई थिएटर पे रिलीज करने की, तो हमने कहा थिएटर पे 400-500 करोड़ का कलेक्शन होगा, अब मुझे तो इतना ही चाहिए ना जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो मैंने 1-1, 2-2, 3-3 करके वो हज़ारों स्क्रीन्स बांट दी। जैसे जोधपुर की स्क्रीन 3 लोगों को अलग दे दी, आगरा की किसी को दे दी, लखनऊ की किसी को दे दी, दिल्ली में 50 स्क्रीन किसी को दे दी, उदयपुर में किसी को दे दी। उससे क्या हुआ कि स्क्रीन उनकी, अलॉटमेंट उनका, और जो उस पर धनवर्षा होगी वो भी उनकी। मान ली एक स्क्रीन पे 20 लाख रुपए आए, तो 20 लाख रुपए जो है सोनू प्रजापति को क्यों नहीं जा सकते हैं? वो अमित जानी रखे सारे पैसे। ये तो होता ही आया ना, ये नेपोटिज्म और ये जो बॉलीवुड का पैसा कमाने का जो एक परंपरा बनी हुई है कि हमने बनाया हम ही कमाएंगे, इसको भी मैं खत्म करना चाहता हूँ। सीधा फिल्म रिलीज होने से पहले राज ठाकरे से विवाद कर लिया? देखिए, विवाद मैंने नहीं किया, विवाद उन्होंने किया। उनके दिमाग में ना विरोध करने का कीड़ा है, वायरस है। राज ठाकरे जिनका आप नाम ले रही हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारतीय सुनते ही उनका हजमा खराब हो जाता है। राजनीति का चरित्र सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैंने जब चुनाव क्षेत्र में कदम रखा था, तो मैंने 15 से 20 करोड़ रुपए लोगों की भलाई में चुनाव में पर्चा भरने से पहले लगा दिया था कि इलाज तुम अब मेरे पैसे से करा लो। एम्बुलेंस मैंने चलवाई, वहाँ पे लोगों के लिए प्लेग्राउंड बनवाए, ऑपरेशन फ्री कराए, ट्रीटमेंट फ्री कराए, ओपीडी फ्री कराई, बच्चों की क्लास की फीस फ्री कराई, स्कूल का कोर्स फ्री कराया। 5 करोड़ रुपए की निधि आती है, लेकिन मैंने 15-20 करोड़ रुपए लगा दिया। इसका मतलब है कि मैं राजनीति में भी अपने मुनाफे के लिए नहीं जाना चाहता था। अब चूंकि मैं अमित जानी हूँ, तो मैं फिल्म बनाऊंगा तो भी मेरा ये मिजाज है। देखिए, मेरा नाम अमित जानी है, मैं सारा काम मुनाफे के लिए नहीं करता। जो भी फिल्म बनाते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी कमाई का हिस्सा किसका होता है? उन्हीं लोगों का। पैसा कौन लगाता है? प्रोड्यूसर। कमाता कौन है? प्रोड्यूसर। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पैसा हमने लगाया है, हमारे 2-3 दोस्तों ने लगाया है, लेकिन कमाई का जो हिस्सा है वो हम उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 2-2,500 स्क्रीन की व्यवस्था की है रिलायंस के साथ। रिलायंस हमारा रिलीजिंग पार्टनर है, और मान लीजिए कश्मीर फाइल की तरह, केरला स्टोरी की तरह, या बाकी जो फिल्में हैं उसकी तरह हमारा रेवेन्यू 500 करोड़ जनरेट हुआ, 400 करोड़ जनरेट हुआ, तो वो हम अपने पास नहीं रख रहे, वो हम आधा हिस्सा उन लोगों को दे रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं पीपीटी मॉडल के जरिए। तो ये थिएटर पार्टनरशिप मॉडल क्या है? थिएटर पार्टनरशिप मॉडल है कि हम लोगों ने जो 500-700 करोड़ रुपए कमाना है, थिएटर पे जो बॉक्स ऑफिस पे धनवर्षा होती है फिल्मों की, टिकट्स बिकते हैं, उसमें हमने अपना पार्ट रखा है, कम और ज़्यादा पार्ट रखा है उन लोगों का जो हमसे जुड़े हैं। देश भर में जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको हमने जोड़ा है अपने साथ, उन लोगों को हम 50% से ज़्यादा दे रहे हैं बॉक्स ऑफिस की इनकम का। सबकी बार आते हैं, डोली तू दिलाना, कितने गाने उन्होंने कंपोज किए, कितने लिरिक्स उन्होंने लिखी। लेकिन आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे एक
गांव में दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे आपके साथ, कहीं भी चले जाएंगे, आपके साथ घूमेंगे। उनके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। एक मेरे मित्र हैं IPS हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं वहाँ गया तो बोले मैं किसे मिलवाता हूँ। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, बिल्कुल साधारण से, हवाई चप्पल में, और शर्ट भी प्रेस नहीं थी, बहुत एकदम नॉर्मल से। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया IPS जो थे कि अमित जानी है और ये फिल्मों में गाने भी लिखते हैं, फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं। तो उन्होंने कहा आपने कौन से गाने लिखे? तो मैंने बताया कि ये गाना मैंने लिखा, इन लोगों ने गाया। तो मैंने उनसे पूछा जो IPS इनको गाने के बारे में पता है, ये ऐसे ही मेरा इंटरव्यू करा रहे हो किसे? तो जब उन्होंने अपना नाम बताया मुझे और मैंने गूगल पे डाला तो वो बहुत बड़े आदमी थे, मतलब बॉलीवुड को 200 से ज़्यादा सुपर हिट गाने, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं चलती क्या, राम सिया राम, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, इतने गाने जो सुपर हिट गाने हैं 200-250, वो सब उन्होंने दिए थे। कितनी सादगी के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा अमित भाई मुंबई आओ, हमसे मिलो, हमारे साथ रहो, कितना प्रेम था। शब्बीर अहमद उनका नाम है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण है। कैलाश खेर जी को देखिए, कैलाश खेर जी जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी एक झलक पाने के लिए और एक बार मिलने के लिए लोग अगर किसी को कहो कैलाश जी बुला रहे तो दिल्ली से मुंबई तक भी पैदल जा सकता है, लेकिन वो एकदम आम आदमी जैसे से मिलते हैं और कितने हम्बल हैं और कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप कभी मिलिए तो आपको पता चलेगा। गाने मैंने लिखे हैं, एक गाना है बहुत मार्मिक है, भारत जी ने लिखा है, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। जयंत सिन्हा जी ने फिल्म के लिए लिखा है, स्टोरी मेरी और भारत जी की है। तो सब मिल के करते हैं। जो बॉलीवुड का काम होता है फिल्म मेकिंग का, वो एक व्यक्ति का नहीं होता है। कैलाश खेर जी ने आवाज़ दी है, सुनील चौहान हैं, अलीकुली मिर्ज़ा हैं, पलक मुच्छल हैं और नंदिनी श्रीकर हैं। तो मैं यहाँ प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ ये देश जो सोया हुआ है, इसकी चेतना सोई हुई है, ये जागे और कन्हैया लाल जैसे लोग जो भाईचारे के चक्कर में चारा बन गए, ऐसे बाकी लोग चारा ना बने। तो समाज को जगाना मेरा काम है, फिल्म के जरिए, राजनीति के जरिए, वो मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग फिल्में बनाते हैं 100 करोड़ कमाने के लिए, मैं फिल्म बना रहा हूँ 100 करोड़ जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए। कश्मीर फाइल के कमाई का हिस्सा कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला, केरला स्टोरी के रेवेन्यू का हिस्सा केरला की पीड़ितों को नहीं मिला, दशरथ माझी के परिवार को, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह बनी तो क्या भगत सिंह के परिवार को 2 रुपये भी गए? नहीं गए। लेकिन कन्हैया लाल के परिवार को फिल्म की कमाई का 25% हिस्सा मैं एग्रीमेंट के तौर पर कह के आया। सर, राजनेता से सीधा फिल्म निर्माता, ये परिवर्तन किस लिए? ठीक है, राजनीति और फिल्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक जैसे ही काम है। राजनीति किस लिए करता है कोई व्यक्ति? समाज की भलाई के लिए। और फिल्म में भी समाज का दर्पण है, उसमें हम लोग वो भी दिखा सकते हैं जो राजनीतिक मंच पे नहीं बोल सकते। बहुत सारी बाउंडेशन है राजनीति की, मर्यादाएं हैं जिनको हम मंच से नहीं कह सकते, लेकिन फिल्म में हम उन तमाम बातों को जो हमारे मन में हैं उनको सिनेमेटिक तरीके से दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने राजनीति और फिल्म निर्माण का कार्य साथ साथ करने का सोचा और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। दोनों काम मेरे फेवर के हैं। लेकिन सर, आपने तो बॉलीवुड को ही राजनीति का अखाड़ा बना दिया। सीधा फिल्म रिलीज होने से पहले राज ठाकरे से विवाद कर लिया। देखिए, विवाद मैंने नहीं किया, विवाद उन्होंने किया। उनके दिमाग में ना विरोध करने का कीड़ा है, वायरस है। राज ठाकरे जिनका आप नाम ले रही हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारतीय सुनते ही उनका हजमा खराब हो जाता है। मैं या कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी मूवी नहीं, अगर उनको गाजर का हलवा भी बना के खिलाएगा तो वो भी करेले जैसा कड़वा उनको लगेगा, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि यूपी का भैया है। तो आप उनकी बात मत करिए, आप मुद्दे की बात करिए। मैं उन्हें बहुत सीरियस नहीं लेता। ठीक है सर, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये थिएटर पार्टनरशिप मॉडल क्या है? थिएटर पार्टनरशिप मॉडल है कि हम लोगों ने जो 500-700 करोड़ रुपये कमाना है, थिएटर पे जो बॉक्स ऑफिस पे धनवर्षा होती है, फिल्मों की टिकट्स बिकते हैं, उसमें हमने अपना पार्ट रखा है कम, और ज़्यादा पार्ट रखा है उन लोगों का जो हमसे जुड़े हैं। देश भर में जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनको हमने जोड़ा है अपने साथ, उन लोगों को हम 50% से ज़्यादा दे रहे हैं बॉक्स ऑफिस की इनकम का, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा पूरे देश और दुनिया में। क्योंकि फिल्म को हम लंदन से लेके भारत तक पूरी दुनिया में ओवरसीज एक साथ रिलीज कर रहे हैं। और मान लीजिए कश्मीर फाइल की तरह, केरला स्टोरी की तरह, या बाकी जो फिल्में हैं उसकी तरह हमारा रेवेन्यू 500 करोड़ जनरेट हुआ, 400 करोड़ जनरेट हुआ, तो वो हम अपने पास नहीं रख रहे, वो हम आधा हिस्सा उन लोगों को दे रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं इस पीपीटी मॉडल के जरिए।
ओके। तो सर मैंने जैसे मान लिया कि कश्मीरी फाइल्स की तरह, केरला स्टोरी की तरह आपने 500 करोड़ रुपए कमाए, कलेक्शन हुआ, तो उसमें से आप 250 करोड़ बांट देंगे? बिल्कुल बांट देंगे। अगर 500 का कलेक्शन हुआ तो 250 बांट देंगे, 1000 का कलेक्शन हुआ तो 500 बांट देंगे। और ये हम सिर्फ मौखिक रूप से नहीं कह रहे, जबानी जमा खर्च नहीं है ये। इसके लिए हमने बाकायदा बच्चों के साथ, जो हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हैं, जो हमसे कनेक्ट हैं इस मॉडल के साथ, उनके साथ टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है, कोर्ट एग्रीमेंट किया है। ओके। तो सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब आगे का क्या आप लोगों का प्रोसीजर है, मतलब कैसे ये चीज़ें होने वर्क करेंगी? देखिए, जैसे अभी हमने मूवी बनाई थी पहले ओटीटी के लिए, ओके। तो ओटीटी पे जब हम मूवी देते हैं तो उसका कंटेंट अलग होता है। लेकिन हमने फिर सोचा बाद में कि हम इसको थिएट्रिकल रिलीज करेंगे, और थिएट्रिकल रिलीज के लिए 2,500-3,000 स्क्रीन पे हम लोग पूरी दुनिया में एक साथ मूवी को दिखाएंगे। तो हम जब रिलायंस से हमने बात की, दुनिया में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिलायंस है, जिसके पास में हजारों स्क्रीन हैं। तो रिलायंस ने कहा 500, 1000, 1500, 2000 जितनी स्क्रीन आपको लेनी है लीजिए, क्योंकि आपकी मूवी पूरी दुनिया में एकदम बम्पर हिट होने वाली है और ये एकदम धमाल करेगी, धमाका करेगी। चूंकि कंटेंट इतना सेंसिटिव है, उदयपुर में दर्जी की हत्या, और हत्या के बाद में वीडियो बना के प्रधानमंत्री को भी धमकी कि जो हाल दर्जी का हुआ है तुम्हारा भी होगा, हमने उसको बहुत डीपली दिखाया है। एनआईए की चार्जशीट के अकॉर्डिंग हमने मूवी बनाई है, तो उसको लोग देखेंगे एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या चीज जो मीडिया ने नहीं दिखाई वो भी हम फिल्म में दिखाने जा रहे हैं। तो अब जब इतने बम्पर तरीके से मूवी जो है एकदम देश में आएगी, दुनिया के पर्दे पे आएगी, तो लोग उसे देखना चाहेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने 2,500 स्क्रीन की व्यवस्था की रिलायंस के साथ। रिलायंस हमारा रिलीजिंग पार्टनर है और हम लोग उन स्क्रीन को बांट रहे हैं लोगों को। जैसे मान लीजिए एक स्क्रीन मैंने इनको दे दी, एक इनको दे दी, एक इनको दे दी, तो वो स्क्रीन जो है जो हम उन्हें दे रहे हैं, स्क्रीन की कमाई भी उनको ही दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर जो भी फिल्म बनाते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी कमाई का हिस्सा किसका होता है? उन्हीं लोगों का। पैसा कौन लगाता है? प्रोड्यूसर। कमाता कौन है? प्रोड्यूसर। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पैसा हमने लगाया है, हमारे 2-3 दोस्तों ने लगाया है, लेकिन कमाई का जो हिस्सा है वो हम उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, जैसे कि आपने मूवी बनाई, आपके दोस्तों के पैसे लगे, तो मुनाफा भी तो आप लोगों का ही हुआ ना? देखिए, मेरा नाम अमित जानी है, मैं सारा काम मुनाफे के लिए नहीं करता। अच्छा बताइए, राजनीति लोग किस लिए करते हैं? राजनीति में लोग क्यों जाते हैं? सर मुझे लगता है कि लोग राजनीति अपनी पहचान के लिए, पद, प्रतिष्ठा, ताकत और अथाह दौलत पाने के लिए करते हैं। खुद के लिए राजनीति में जाते हाँ हैं। मैंने एक चुनाव लड़ा था एमएलए का। एमएलए की निधि होती है 5 करोड़ रुपया, यानी कि 5 करोड़ रुपये आपको निधि मिलेगी। आप उसमें विकास कार्य कराएंगे, 50, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसमें आप कमीशन, जो लोग सोचते हैं। राजनीति फेयर तो है नहीं, राजनीति का चरित्र सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैंने जब चुनाव क्षेत्र में कदम रखा था तो मैंने 15 से 20 करोड़ रुपए लोगों की भलाई में चुनाव में पर्चा भरने से पहले लगा दिया था कि इलाज तुम अब मेरे पैसे से करा लो। एम्बुलेंस मैंने चलवाई, वहां पे लोगों के लिए प्लेग्राउंड बनवाए, ऑपरेशन फ्री कराए, ट्रीटमेंट फ्री कराए, ओपीडी फ्री कराई, बच्चों की क्लास की फीस फ्री कराई, स्कूल का कोर्स फ्री कराया। 5 करोड़ रुपए की निधि आती है, लेकिन मैंने 15-20 करोड़ रुपए लगा दिया। इसका मतलब है कि मैं राजनीति में भी अपने मुनाफे के लिए नहीं जाना चाहता था। अब चूंकि मैं भी जानी हूं तो मैं फिल्म बनाऊंगा तो भी मेरा ये मिजाज है। तो फिल्म जब मैंने बनाई, 15 करोड़ रुपए हमने और हमारे साथियों ने लगाया, तो हमने उसको फिल्म को बेच दिया। 15 करोड़ की फिल्म को हमने 40 करोड़ ओवरसीज राइट्स हमने बेच दिए। लेकिन अब चूंकि बात आई थिएटर पे रिलीज करने की, तो हमने कहा थिएटर पे 400-500 करोड़ का कलेक्शन होगा। अब मुझे तो इतना ही चाहिए ना जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो मैंने 1-1, 2-2, 3-3 करके वो हजारों स्क्रीन बांट दी। जैसे जोधपुर की स्क्रीन 3 लोगों को अलग दे दी, आगरा की किसी को दे दी, लखनऊ की किसी को दे दी, दिल्ली में 50 स्क्रीन किसी को दे दी, उदयपुर में किसी को दे दी। उससे क्या हुआ कि स्क्रीन उनकी, अलॉटमेंट उनका, और जो उस पर धनवर्षा होगी वो भी उनकी। मान ली एक स्क्रीन पे 20 लाख रुपए आए, तो 20 लाख रुपए जो है सोनू प्रजापति को क्यों नहीं जा सकते हैं? वो अमित जानी रखे सारे पैसे। ये तो होता ही आया ना, ये नेपोटिज्म और ये जो बॉलीवुड का पैसा कमाने का जो एक परंपरा बनी हुई है कि हमने बनाया हम ही कमाएंगे, इसको भी मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओके सर, तो मतलब यही कि जैसे पैसे आप लोगों ने लगाए, फिल्म आपके दोस्तों ने या आपने मिलके बनाई, लेकिन जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें काम करने वाले और जितने भी लोग हैं उन सबको उसका प्रॉफिट होगा। सबको नहीं, जो लोग हमारे पीपीटी मॉडल से जुड़े हैं, जो हमारे पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल से जुड़े हैं, उनको होगा, जिनको हमने स्क्रीन अलॉट की है, जो अलॉटी हैं। ओके, तो सर आप एक बार मुझे दोबारा से ये पीपीटी जो आपका स्क्रीनिंग है इसके बारे में समझाएंगे? ये पीपीटी मॉडल एक्चुअली में है क्या? पीपीटी मॉडल ये है कि जैसे हम लोग थिएटर पे रिलीज कर रहे हैं मूवी को, मैंने आपको बताया मूवी हमने बनाई, हम उसके प्रोड्यूसर हैं, हमने ओटीटी के, सैटेलाइट के, म्यूजिक के और बाकी जितने राइट्स होते हैं वो सब बेच दिए ओवरसीज।
इन फिल्म में जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कहीं अमूल का दूध दिखा रहे हैं हम लोग, कहीं पीछे जो हीरो होंडा दिखा रहे हैं, कहीं स्कॉर्पियो है, कहीं बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उनका पैसा हमने ले लिया। यानी हमने जितने में फिल्म बनाई थी, 15 करोड़ में हमारी मूवी बनी, 40 करोड़ हमारे पास आ गया तमाम राइट्स बेच के, और तमाम इन फिल्म वगैरह और सब्सिडी वगैरह सब काउंट करके। अब अगर हम थिएटर पे फिल्म रिलीज करते हैं और 2000-3000 स्क्रीन हमको चाहिए, तो 3000 स्क्रीन हम अगर लें और 3000 स्क्रीन पे हम 500, 600, 700 करोड़ का कलेक्शन करें, तो पैसा किसका? हमारा। लेकिन अगर हम एक एक स्क्रीन 2-3 हजार लोगों को दे दें कि आगरा की तुम्हारी, लखनऊ की तुम्हारी, कानपुर की तुम्हारी, उदयपुर की तुम्हारी, दिल्ली की तुम्हारी, गाजियाबाद की तुम्हारी, नोएडा की तुम्हारी, तो हमने स्क्रीन उनको दे दी। यानी कि वो व्यक्ति जो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं मूवी बना सकता हूं, उस व्यक्ति का भी नाम एज ए स्क्रीन पार्टनर फिल्म के क्रेडिट में आ रहा है। और एक स्क्रीन पे अगर 20 लाख की कमाई है, 25 लाख की कमाई है, 30 लाख की कमाई है, तो उसके पास जा रही है। आप ऐसे सोचो कि एक स्क्रीन जो होती है, एक थिएटर जो होता है, उसमें 200 सीट होती है मिनिमम, 300 भी होती है, 150 भी होती है। तो आप ऑन एवरेज ला के चलो कि 200 सीट हैं, 350-400 का भी टिकट होता है, 150 का भी टिकट होता है, 200 रुपए टिकट एवरेज लगा के चलो। तो एक शो जो है 200 रुपए का टिकट और 200 सीट, अगर हाउसफुल जाता है तो 40,000 का शो हुआ। और एक थिएटर में अगर 400 चले तो 1,60,000 की जो कमाई है एक दिन की, और 10 दिन की कितनी? 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए हमने उसको दे दिया जिसको हमने स्क्रीन अलॉट की है। अरे वो भी तो खड़ा होकर कहे मैं अमी जानी के साथ जुड़ा था, जानी फायरफॉक्स के साथ जुड़ा था, तो मुझे 16 लाख रुपए मिले। और फिल्म को हम खुद भी रिलीज कर सकते हैं 3000 थिएटर पे, लेकिन हम इसलिए खुद रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो 3000 लोग हमसे स्क्रीन अलॉट करा रहे हैं, कल को जब फिल्म रिलीज होगी तो 3000 लोग भी पूरी दुनिया में फिल्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि उनकी जेब में पैसा जाना है। 3000 लोग होंगे तो 6000 हाथ होंगे और 3000 मुंह होंगे बोलने के लिए कि हमारी फिल्म आ रही है। उनसे भी जुड़े हजारों हजार लोग होंगे। तो हमारा प्रमोशन का भी तरीका है कि कैसे हमारी प्रमोशन हम अकेले ना करें, हजारों लोग करें। तो इसलिए हजारों लोगों में थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिया कि आप भी कमाओ और इसका प्रमोशन करो। तो सर अगर मुझे कोई स्क्रीन लेनी हो तो आप मुझे अलॉट करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब ये स्क्रीन तो आइनॉक्स की, पीवीआर की, सिनेपोलिक्स की, इन सब लोगों की है। आप इनके मालिक है क्या कि आप मुझे स्क्रीन अलॉट कर देंगे? देखिए, थिएटर के जो मालिक हैं वो पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, इरोज वाले हैं। और ये फिल्में नहीं बनाते, फिल्में बनाते हैं यशराज, फिल्में बनाते धर्मा प्रोडक्शन वाले, फिल्में बनाते हैं हम लोग। तो जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम इनके पास जाते हैं कि हमें अपनी स्क्रीन्स दे दो, और इनके पास भी हम अलग अलग नहीं जाते कि पीवीआर के दरवाजे को अलग खटखटाएंगे, रोज के दरवाजे को अलग खटखटाएंगे, या सिनेपोलिस से अलग कहेंगे। इनकी एजेंसीज हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, लिमेडन होटल है, हाँ जी, संग्रीला होटल है, रेडिसन है, ताज है। तो जब आपको इनमें बुकिंग की आवश्यकता होती है तो आप ताज के पास जाते हैं, आप लिमेडन के पास जाते हैं, नहीं जाते ना, आप booking.com, अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, या जो हाँ, जितने भी प्लेटफॉर्म बाकी जो है मेक माई ट्रिप, जो बाकी प्लेटफॉर्म से इनके पास जाते हैं। तो पैसा आपने दिया मेक माई ट्रिप को, पैसा दिया आपने अगोडा को, booking.com को, उन्होंने दिया फिर रेडिसन को। इस तरह से होता है। जैसे आपको कैब बुक करनी है तो कैब किसकी है, इससे तो आपको मतलब नहीं। आप ओला के पास गए, आपको रेस्टोरेंट को पैसा नहीं देना होता, आपने स्विगी को पैसा दिया, जोमेटो को पैसा दिया, तो रेस्टोरेंट से आता है जो खाने का सामान, वो रेस्टोरेंट को जो पेमेंट जाना है वो स्विगी जोमेटो देता है, आप नहीं देते हैं। इसी तरह से जब आपको फ्लाइट बुक करनी होती है तो 500 करोड़ का जो हवाई जहाज खड़ा है एयरपोर्ट पे, आप उसको थोड़ी सीधा फोन करते हैं इंडिगो को या इंडियन एयरलाइंस को, आप पेटीएम से टिकट बुक कर लेते हैं, इजी माई ट्रिप से टिकट बुक कर लेते हैं। इसी तरह से जितनी भी स्क्रीन हैं दुनिया में, चाहे वो इरोज की हैं, चाहे सिनेपोलिस की हैं, चाहे पीवीआर की हैं, इन सबका जो है एक बल्क में एजेंसीज होती हैं जो इनको हायर करके रखती हैं। और सबसे बड़ी जो एजेंसी है, मैंने पहले भी आपको बताया है दुनिया में इसके लिए, वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और रिलायंस एंटरटेनमेंट हमारी पार्टनर है, हमारा उनसे टाई अप है। जानी फायरफॉक्स और रिलायंस का इस प्रोजेक्ट के लिए आपस में टाई अप है, और हमारी रिलीजिंग पार्टनर ही रिलायंस एंटरटेनमेंट है। तो रिलायंस उनसे स्क्रीन लेगी, वो हमें देगी, जब हमको मिल गई स्क्रीन तो हम चाहे जिसको अलॉट करें। इस तरह से हम अलॉटमेंट करते हैं। तो सर जैसे अगर मुझे स्क्रीन चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आप आइए ऑफिस पे, हमारी टीम है, आपको प्रोसेस समझा देगी। एक कप चाय पीजिए, क्योंकि तो इंटरव्यू है, इसमें तो सारी बातें बताई नहीं जा सकती और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का एक टाइम होता है। तो आपका स्वागत है, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए ऑफिस, आपको बताते हैं प्रोसेस पूरा। ओके सो सर, दिस इज़ द वेरी लाइक वाव वाला थिंग कि आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, साथ साथ और लोगों को भी काम मिल रहा है। तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि मैंने जैसे आपके बारे में पढ़ा है और जो भी चीज़ें सुनी है, तो मैंने इसमें देखा कि इसके अलावा मतलब फिल्म मेकिंग के अलावा आपकी और भी बिजनेस है, जैसे दवाइयों का हो गया जानी हर्बल के नेम से, और आपका फाइनेंस का भी है, और साथ ही साथ होटल का बिजनेस भी आपका कोई है। देखिए, फाइनेंस का मेरा
मनी मेथड के नाम से है, मनी मेथड लिमिटेड। तो वो चल रहा है, उसमें भी हज़ारों लोग जुड़े हैं ठीक इसी तरह। हमने पिछले दिनों भी जो हमारे साथ डीएसए हैं पूरे देश में काम करने वाले, उनको लाखों रुपए इंसेंटिव बांटा है। और अभी फिर 5 साल बेमिसाल हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में हमने शुरू किया था, और हज़ारों रिवार्ड्स अवार्ड्स हमें देने हैं और गिफ्ट देने हैं, सैकड़ों तो हमें गाड़ियाँ बांटनी हैं, नवंबर में होने जा रहा है। और दवाई की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद भारत की परंपरा है, तो मैंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जानी हर्बल अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, और पूरी दुनिया में बिक रहा है, गल्फ कंट्री में बिक रहा है, यूएस में बिक रहा है, यूके में बिक रहा है, भारत में बिक रहा है, चाइना को दिया अभी हमने 6 करोड़ का माल स्टार्टिंग में ही। और जो लोग बेच रहे हैं इसमें भी हमने हज़ारों लोगों को जोड़ा हुआ है। मतलब हमारे किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए, चाहे हमारा जानी हर्बल है, उसमें भी हज़ारों लोग जुड़े हैं, पैसा कमा रहे हैं। दूसरा हमारा मनी मेथड है, इसमें डीएसए हैं हज़ारों पूरे देश के अंदर, वो भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। और जो मैंने आपको भी बताया फायरफॉक्स वाला, जानी फायर फिल्म वाला, इसमें भी हज़ार लोगों को जोड़ा है। हाँ, होटल का काम मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल 2-3 साल होने को आ रहे हैं, वो मैंने क्लोज कर दिया। लेकिन सर कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे का, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, होटल इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है, ये सोच के मैंने अजमेर में, देहरादून में, मसूरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, नोएडा में और रामनगर जिम कॉर्बेट में होटल स्टार्ट किए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं इंस्पेक्शन के लिए गया, सर्वे के लिए। और सर्वे के लिए जाते हैं तो अकाउंट्स देखते हैं, भाई कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना ऑक्यूपाइड चल रहा है और क्या AR है उसका, वही सब देखते हैं। लेकिन मैंने एक दिन एक होटल में जाके उसका रजिस्टर देख लिया, गेस्ट एंट्री रजिस्टर। तो गेस्ट एंट्री रजिस्टर देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, एकदम मुझे धक्का लगा, शॉकिंग हो गया, मैं क्या हुआ ये। तो मैंने कहा कि अब जमीर बेच के तो हमें होटल नहीं कमाना है। 1-1.5 करोड़ रुपया साल का मुझे देता था होटल कमा के। हाँ जी। लेकिन मैंने उसको फिर बंद ही कर दिया। तो सर आपने ऐसा मतलब क्या देखा, मतलब ऐसा आपको क्यों, क्या ही देखा आपने? देखिए, रजिस्टर में जब मैंने एंट्री देखी गेस्ट की, हाँ जी, तो मैं देखा कि जावेद के साथ में कोई सीमा है, किसी अशफाक के साथ में कोई ज्योति है, किसी कुरैशी के साथ में कोई त्रिपाठी है, किसी अंसारी के साथ में कोई यादव है लड़की। तो मैंने कहा तो मतलब उसका हिस्सा मैं नहीं खा सकता हूँ। वो जो लव जिहाद चल रहा है देश में, और जो होटल्स जो ऑक्यूपाइड रहते हैं, मोस्टली कपल्स से ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, जितने भी होटल हैं पूरे देश के अंदर, मोस्टली उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है कपल से ही होता है। तो मैंने जब उसकी लिस्ट देखी तो मुझे लगा नहीं यार, ये मैं इस उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और ये जो कर रहे हैं लोग करें, लेकिन कम से कम इसका पैसा मेरे पास ना आए। तो इसलिए मैंने तुरंत कहा कि ज़मीर बेच के पैसा नहीं कमाना है, ये इस तरह का पैसा नहीं आना चाहिए। मैंने उसको तुरंत बंद कर दिया। बाकी सब काम है, अच्छे काम है, हम लोगों को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। ये जो मेरी मूवी है जो अभी रिलीज होने वाली है, जिसकी नवंबर में डेट रिलीज करूंगा, उदयपुर वाले हत्याकांड पे जो मूवी है, इसमें मैंने 100 से ज़्यादा नए लोगों को मौका दिया है। वरना तो किसी को भी मौका मिलता है उसकी सिफारिश होनी चाहिए, उसके सरनेम के पीछे उसके बाप का नाम होना चाहिए, या फिर बाकी क्या क्या होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किस तरह से जो है मौके दिए जाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल एकदम फेयरली 100 से ज़्यादा लड़के लड़कियों को अपनी इस मूवी में मौका दिया। तो हम लोगों को जो एक्टर है और या जिसके मन में यह है कि मुझे एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो उनको भी मौका दे रहे हैं, और जिनको है पैसा कमाना उनको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, और जिनको साथ काम करना है उनको दोनों हाथों से स्वागत कह रहे हैं। आप जानी मनी मेथड से जुड़िए, आप जानी फायरफॉक्स से जुड़िए, आप जानी मेडिसिटी से जुड़िए, आप हमारे कारोबार से जुड़िए। और एक व्यक्ति फिल्म नहीं बना सकता, जिसके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, 20,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है, वो फिल्म कैसे बनाएगा? लेकिन हमने यहाँ उसको भी फिल्म का हिस्सा बना दिया। एक व्यक्ति जिसके पास खुद ही पैसे नहीं है, वो फाइनेंसर कैसे बनेगा? लेकिन अपने अपनी फाइनेंस कंपनी से जोड़ के उसको भी कंसल्टेंट बना लिया, डीएस से बना के उसको फाइनेंसर बना दिया। एक व्यक्ति जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकता है हिमालयन की, पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए और बड़ी दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, हमने उसको भी जो है नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो हमने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है लोगों का, और हमने उनको ज़्यादा देने का काम किया है, इसलिए मार्केट में हम टिके हुए हैं। इसीलिए 5 साल बेमिसाल अब हमारा कार्यक्रम होगा, आप भी आना उसमें नवंबर में, और वो बड़ा कार्यक्रम है, उसमें हम हज़ारों लोगों को अपने देश से जुड़े बुलाएंगे और सबको कुछ ना कुछ देंगे ही। ठीक है, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने वाइड लेवल पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो जो आपने मूवी बनाई है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे मैंने जाना है अभी तक जो पढ़ा है, सीमा हैदर, क्या आप मतलब अपनी मूवीज़ में ऐसा क्या खास चीज़ है, आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को? देखिए, सबका एक जॉनर होता है फिल्म बनाने का, गाने बनाने का। तो कोई हॉरर बनाता है, कोई रोमांटिक बनाता है, कोई फिक्शन पे काम करना चाहता है। तो मैंने पहले दिन ही ये तय किया था कि मुझे जो ज़्यादा काम करना है, अधिकांश तय, वो रियल जो घटना है, ट्रू इंसिडेंट जो है उस पर काम करना है।
श्रद्धा वालकर का मर्डर हुआ, फ्रिज में उसकी लाश मिली, हाँ जी। उस पर मैंने जो है राइट्स लिए और उस पर मैंने जो है टाइटल भी लिया। कन्हैया लाल साहू की हत्या हुई, ये रियल स्टोरी है। जैसे कश्मीर फाइल है, रियल है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सीमा हैदर वाली भी रियल ही है। वो आई पाकिस्तान से जिनके प्यार में, तो उस पर फिल्म बननी चाहिए, पूरा दुनिया देखना चाहती है। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं आज तक जितनी भी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हैं, जैसे मान लीजिए भाग मिल्खा जी पे बनी, या माउंटेन मैन बनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो दशरथ माझी के किरदार पे बनी, कश्मीर फाइल में लाखों कश्मीरियों का दर्द दिखाया गया, केरला स्टोरी में केरला के जो पीड़ित थे लड़कियां, उनका दर्द दिखाया गया। लेकिन उन पे फिल्में तो बनी, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हुआ पूरी दुनिया से 500 करोड़, 700 करोड़, 400 करोड़, 100 करोड़, उसमें हिस्सा किसी को नहीं मिला जी। ये भी पहली बार मैं कर रहा हूँ कि मैंने जब ये फिल्म निर्माण का काम शुरू किया था, उस समय मैंने कन्हैया लाल के परिवार को कह दिया था कि फिल्म अगर 500 करोड़ कमाएगी, 1000 करोड़ कमाएगी या 100 करोड़ कमाएगी, जितना भी रेवेन्यू आएगा, जो हमारी इनकम है उसका 25% आपका। ऐसा हुआ है कभी? कश्मीर फाइल के कमाई का हिस्सा कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला, केरला स्टोरी के रेवेन्यू का हिस्सा केरला की पीड़ितों को नहीं मिला, दशरथ माझी के परिवार को, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह बनी तो क्या भगत सिंह के परिवार को 2 रुपए भी गए? नहीं गए। लेकिन कन्हैया लाल के परिवार को फिल्म की कमाई का 25% हिस्सा मैं एग्रीमेंट के तौर पे कह के आया। अब आप ऐसे सोचो, देखो मान लिया 100 रुपए मुझे मिले, 100 करोड़ मिले, 500 करोड़ मिले, तो 25% मैंने किसको दे दिया? कन्हैया लाल के परिवार को। 50% मैं किसको बांट रहा हूँ? स्किन पार्टनर्स को, देश के लाखों हजारों युवाओं को। और 25% तो सिनेपोलिस भी लेगा, पीवीआर भी लेगा। तो मुझे क्या मिला? मैंने कहा ना कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। कुछ लोग फिल्में बनाते हैं 100 करोड़ कमाने के लिए, मैं फिल्म बना रहा हूं 100 करोड़ जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए। क्योंकि जब कोई सो जाता है, उसकी चेतना सो जाती है, तो ठक ठक करके उसके दरवाजे में दिमाग के उसको जगाना पड़ता है। जब कोई राजा काज के मद में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको ये ना दिखाई दे कि देश में क्या चल रहा है, तो किसी को विश्वामित्र बन के राम और लखन की जवानी मांगनी पड़ती है। और जब कोई शरीर का अंग गल जाए तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ ये देश जो सोया हुआ है, इसकी चेतना सोई हुई है, ये जागे। और कन्हैया लाल जैसे लोग जो भाईचारे के चक्कर में चारा बन गए, ऐसे बाकी लोग चारा ना बने। तो समाज को जगाना मेरा काम है, फिल्म के जरिए, राजनीति के जरिए, वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सर जो फिल्म्स हैं वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जगाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जैसा हम आजकल देख रहे हैं, जितनी भी मूवीज़ आती हैं उनमें एक्चुअल स्टोरीज नहीं दिखाते हैं, वो एंटरटेनमेंट, वो सब मसाला डालने के लिए कहीं ना कहीं जो एक्चुअलनेस है मूवीज़ की, जो स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। बट जैसा आपने बताया कि आपकी मूवी में आपने बहुत सारे रियल एलिमेंट्स डाले हैं, मतलब अलग अलग जगह पे जाके शूट्स भी किए हैं, जो रियल प्लेसेस हैं वहाँ जाके भी। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी मूवी है वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस भी होने वाली है और लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी होंगे। हमने प्रयास किया है कि लोगों तक वो पहुंचे जो एक्चुअल है। हाँ, जो लोगों को नहीं दिखा वो हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि फिल्म ही एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम में जिसको सबसे ज़्यादा मतलब हर एज के लोग देख रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे हर तरीके के लोग। आपका OTT प्लेटफॉर्म है, सब लोग देखते हैं, जितने भी एज ग्रुप के हैं। तो मूवीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रियल चीज़ें एक अच्छी तरीके से अगर दिखाएं तो लोगों तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। बिल्कुल, यही प्रयास है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सर जैसे आपने अपनी मूवी के बारे में बताया, आपने करोड़ों रुपए लगाए, इतने सारे लोगों को जोड़ा है, तो मुझे लगता है कि जो मूवीज़ बनाना है ये बहुत ज़्यादा रिस्क का काम है। मतलब इतने सैकड़ों करोड़ों रुपए आपने लगाए और अगर वो डूब गए तो फिर क्या? रिस्क तो है, लेकिन वो बड़े बजट की मूवी के साथ है। जब मूवी में 100 करोड़ लगता है, 200 करोड़ लगता है, 600 करोड़ लगता है आदिपुरुष की तरह, तो फिर लगता है कि डूब गया तो क्या होगा। हम छोटे बजट की मूवी बना रहे हैं, 10 से 15 करोड़, 20 करोड़। तो अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो मूवी उत्तर प्रदेश को प्रमोट करेगी और जिसका शूट यहाँ होगा, उसको 4 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। तो अगर हमने 10 से 15 करोड़ की मूवी बनाई तो 4 करोड़ तो हमें शॉर्ट वहाँ से रिकवर होने हैं। इसके अलावा 4-5 करोड़ रुपये हमें इन फिल्म में आ जाते हैं, जो मैंने बताया, अमूल का, बजाज का, ये जो सिलाई मशीन, एटलस साइकिल, सोनी टीवी, ये जो ऐड होते हैं। जैसे आप मूवी में देखते हैं कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो उसमें HP, एप्पल दिख रहा है, तो वो पैसे आते हैं सबसे। तो 4 करोड़ सब्सिडी के आए, 4-5 करोड़ रुपये आ गए मान लिया इन फिल्म में ऐड के, PR एजेंसी दिलाती है, तो 9 करोड़ तो यही हो गए। उसके बाद 2-3 करोड़ में आपका म्यूजिक बिका, 11-12 करोड़ हो गया। उसके बाद 3-4 करोड़ में आपके सैटेलाइट राइट बिके, उसके बाद 3-4 करोड़ में आपके OTT राइट बिके। तो आपने 15 करोड़ रुपए अगर लगाए हैं, 20 करोड़ लगाए हैं, और 20 से 25 करोड़ की आपकी रिकवरी हो जाती है, 30 की रिकवरी हो जाती है, तो आप घाटे में नहीं जाते। लेकिन आपने अगर 200 करोड़ लगा दिए तो सब्सिडी तो फिर भी 4 करोड़ की मिलेगी। म्यूजिक के राइट तो उतने ही जाएंगे, सिंगर्स तो चूंकि उतना ही लेंगे, और सिंगर्स की वो वैल्यू है वो तो उतनी ही है।
तो इसलिए हम अगर 15 से 20 करोड़ की मूवी बनाते हैं तो हम पता होता है कि इसमें 35 से 40 करोड़ हमारे पास आएंगे, पहले दिन ही हम लोग प्रॉफिट में होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, OTT, सैटेलाइट, म्यूजिक और बाकी जो राइट्स हैं, उससे मैंने बताया ना 40 करोड़ रुपये हमारा अब तक फिक्स हो गया है पूरी दुनिया से, ओवरसीज। किसी ने हमारे साथ 2 करोड़ रुपये ला के मूवी बनाई, भरतपुर के एक यादव जी हैं, तो उनको हम 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट करके 3 करोड़ रुपये लौटा भी चुके। ओके। तो हम घाटे में नहीं हैं। हाँ, जब 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 400 करोड़ की मूवी बनाएंगे तो आपकी नसीहत और आपने जो भी बताया है कि रिस्क होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी कोई घाटे वाली बात नहीं है। ओके। तो सर एक बार आप फिर से मुझे अपनी मूवीज के नाम बता दें, जिससे जो भी दर्शक है उन लोगों को भी पता लगे कि आप इतना अच्छा काम करें। तो कौन सी मूवी है जो अभी आने अभी जो वाली है? नवंबर में हमारी जो एकदम पहली मूवी है, अ टेलर मर्डर स्टोरी, जो उदयपुर इंसिडेंट पे बनी है, ओके, और कराची टू नोएडा पे तो वर्क चल ही रहा है। इसके अलावा और भी हैं, फिर धीरे धीरे ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। तो सर जो आपकी ये मूवी है वो किसने लिखी है, गीतकार कौन है और इसके सिंगर कौन कौन है? देखिए, सिंगर इसमें कैलाश खेर जी ने आवाज़ दी है, ओके। सुनिधि चौहान हैं, अली कुली मिर्ज़ा हैं, वाह, पलक मुच्छल हैं और नंदिनी श्रीकर हैं। नाइस। तो जो बड़े सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, वो सब इसमें हैं, और वो उन्होंने जो है जीवंत कर दिया है गानों को। गाने मैंने लिखे हैं, एक गाना है बहुत मार्मिक है, वो भारत जी ने लिखा है, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। जयंत सिन्हा जी ने स्क्रीन प्ले लिखा है, स्टोरी मेरी और भारत जी की है। तो सब मिलके करते हैं। जो बॉलीवुड का काम होता है फिल्म मेकिंग का, वो एक व्यक्ति का नहीं होता है, सब लोग मिलके करते हैं। एक स्पोर्ट बॉय से लेके और डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक सब लोगों की मेहनत से कोई फिल्म बनती है, और पूरे देश में जो लोग जुड़े होते हैं उससे, उन सब की मेहनत से वो हिट होती है। सर बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल करने के बाद अमित जानी यानी कि आप बॉलीवुड के ग्लैमर में खो जाएंगे, या वही सादगी बनी रहेगी जो आज तक दिखाई देती है? जो सवाल आपने मुझसे अब किया है, ये सवाल राजनीति में जब हम झंडा लेके उत्तर प्रदेश में घूमते थे तो लोग करते थे कि जब सरकार आपकी आएगी, आप सरकार में शामिल होंगे, तो यही मिजाज रहेगा कि आप जो है सत्ता के, रूलिंग के ताकत में खो जाएंगे। तो जब हम विपक्ष में थे तो हम पे सुरक्षा होती थी, सत्ता में हमने कभी सुरक्षा नहीं रखी। जब हम लोग विपक्ष में थे तो हम 100 लोगों से मिलते थे, और सत्ता में आने के बाद हमने 1000 लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जब विपक्ष में थे तो 2 लोगों के फ़ोन उठाते थे, सरकार आने के बाद हमने 2000 लोगों के फ़ोन उठाने शुरू कर दिए। तो जब ताकत आएगी तो जिम्मेदारी आएगी, ग्लैमर आएगा तो जिम्मेदारी आएगी, तब और ज़्यादा झुकना पड़ेगा। जब वृक्ष पर फल लगेगा तो शाख को झुकना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड बड़ा ग्लैमर का और चकाचौंध का क्षेत्र है, और खो जाता आदमी, लेकिन अभी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बड़े मुकाम को पाके भी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। कैलाश खेर जी को देखिए, कैलाश खेर जी जैसे बड़े व्यक्ति, जिनकी एक झलक पाने के लिए और एक बार मिलने के लिए लोग, अगर किसी को कहो कैलाश जी बुला रहे हैं तो दिल्ली से मुंबई तक भी पैदल जा सकता है, लेकिन वो एकदम आम आदमी के सबसे मिलते हैं, और कितने हम्बल हैं और कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप कभी मिलिए तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक मेरे मित्र हैं, IPS हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं वहाँ गया तो बोले मैं किसे मिलवाता हूँ। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, बिल्कुल साधारण से, हवाई चप्पल में, और शर्ट भी प्रेस नहीं थी, बहुत एकदम नॉर्मल से। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया, IPS जो थे, कि अमित जानी हैं और ये फिल्मों में गाने भी लिखते हैं, फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं। तो उन्होंने कहा आपने कौन से गाने लिखे? तो मैंने बताया कि ये गाने मैंने लिखा, इन लोगों ने गाया। तो मैंने उनसे पूछा जो IPS थे कि इनको गाने वाने के बारे में कुछ पता है, ये ऐसे ही मेरा इंटरव्यू करा रहे हो किससे? तो जब उन्होंने अपना नाम बताया मुझे और मैंने गूगल पे डाला तो वो बहुत बड़े आदमी थे। मतलब बॉलीवुड को 200 से ज़्यादा सुपर हिट गाने, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं चलती क्या, राम सिया राम, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, इतने गाने जो सुपर हिट गाने हैं 200-250, वो सब उन्होंने दिए थे। कितने सादगी के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा अमित भाई मुंबई आओ, हमसे मिलो, हमारे साथ रहो। कितना प्रेम था। शब्बीर अहमद उनका नाम है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये व्यक्ति वो है जिसने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सारे गाने सुपर हिट इन्होंने दिए हैं। देखने में लग रहा था कि बिल्कुल एकदम आम आदमी होते हैं जैसे, और बिल्कुल एटीट्यूड, जीरो एटीट्यूड उनके अंदर। तो ऐसे लोग हजारों हैं। राज आशु का आपने नाम सुना होगा, कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनकी पत्नी भी CP झा, सबकी बार आते हैं, डोली तू भी लाना, कितने गाने उन्होंने कंपोज किए, कितने लिरिक्स उन्होंने लिखी। लेकिन आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे एक गांव में दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, आपके साथ कहीं भी चले जाएंगे, आपके साथ घूमेंगे। उनके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। हजारों लोग ऐसे हैं, तो हम क्यों बदलेंगे? हम तो पहले नहीं बदले। जब हम स्कूल के पैसे भी मांग के जाते थे, 10 रुपये दे दो जाना, तब नहीं बदले।
किराए पे रहते तब नहीं बदले, आज अपना है सब कुछ तो भी ऐसे ही हैं, जब कुछ नहीं था तब भी ऐसे हैं। जब हम सोचते थे हमें अवार्ड मिल जाए, हमें रिवार्ड मिल जाए, तब भी हम ऐसे थे। आज हम हज़ारों लोग करोड़ों रुपए के रिवार्ड बांट रहे हैं, आज भी ऐसे हैं। तो जो बदल जाए उनमें से अमित जानी नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया, और मैं आपको और आपके सभी दोस्तों को बधाई देती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और लोगों को भी बांटें। हाँ नहीं, पैसा तो उनको कमाना है, मुझे तो प्रतिष्ठा और सेवा और जो मैंने बताया कि जगाना है देश को, उसकी दरकार है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो मुझे बहुत पैसे के पीछे मैं नहीं दौड़ता हूं। बाकी आपके अंदर भी प्रतिभा है, आप आइए किस दिन हमारे यहाँ स्टूडियो में, और हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं आगे जो हम कर रहे हैं सारा अली खान के साथ, और बहुत सारे हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के साथ, तो आप भी ऑडिशन दीजिए, हो सकता है अगली फिल्म करने का मौका हमें आपके साथ ही मिले, आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिले। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।